औरत के साथ रिपीटेडली सेक्सुअल असॉल्ट होता है, उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, इवन उसके साथ रेप भी किया जाता है। ये सारी चीजें कोई इंसान ने नहीं करी, बल्कि कोई ऐसी इनविजिबल एंटिटी थी जिसे हम देख भी नहीं सकते। Whatever they are, whatever you call them, ghosts, spirits, shades, specters, apparitions, we're witness to one of the most celebrated cases in ghost hunting history, the Entity case. End of the interview, she finally admitted to us that she was attacked and raped by the ghost. सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 1970 का सबसे कंट्रोवर्शियल केस जिसकी इन्वेस्टिगेशन 10 वीक तक चली और इसमें 30 से भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर्स ने पार्टिसिपेट किया। दिस केस इज अबाउट अ वुमेन नेम डोरिस बेथर, जिसने ये क्लेम किया कि उसके साथ में ये जो सारी चीजें हो रही थी वो एक इनविजिबल एंटिटी ने करी। इस केस के बारे में आज के इस वीडियो में पूरी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि डोरिस बेथर के साथ में आगे बहुत ज्यादा बुरी चीजें होती है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है द वर्ल्ड्स मोस्ट हॉरिफिक केस ऑफ डोरिस बेथर। ये केस 1974 का सबसे कंट्रोवर्शियल केस एंड हॉन्टेड केस था। डोरिस बेथर एक मिड एज सिंगल वुमेन थी जो बचपन से ही बहुत ही नेगेटिविटी में रही थी। उसकी फैमिली बहुत ही अब्यूजिव थी जो डोरिस से नफरत करती थी। बड़े होने के बाद डोरिस को उसकी फैमिली से ना तो कभी प्यार मिला और ना ही कोई फाइनेंशियल सपोर्ट। डोरिस के सभी पास्ट रिलेशनशिप भी बहुत ही अब्यूजिव थे और जिस वजह से उसके रिलेशनशिप अक्सर टूट जाया करते थे। उसकी कोई भी मैरिज सक्सेसफुल नहीं रही और जिस वजह से वो अपने 4 बच्चों के साथ अकेली रह गई। अपने बच्चों के साथ भी डोरिस के रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वो बहुत ही डिप्रेस रहने लगी थी और उसने ड्रिंक्स करना और ड्रग्स लेना भी स्टार्ट कर दिया। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द सफरिंग। डोरिस के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो कि उसकी पूरी लाइफ बदल कर रख देने वाला था। ये बात है 22 अगस्त 1974 की। डोरिस बेथर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के पैरासाइकोलॉजिस्ट बैरी टेफ और कैरी गाइनोर से मिलने गई और उनसे हेल्प मांगती है। डोरिस उन्हें ये बताती है कि उनके घर में मल्टीपल डेमोनिक एंटिटीज है जो उसको और उसके घर को हॉन्ट कर रही है। फिर डोरिस के कहने पर बैरी टेफ और कैरी गाइनोर, तो वो दोनों इन्वेस्टिगेटर जब डोरिस के घर पे जाते हैं तो वो लोग वहाँ पे देखते हैं डोरिस का घर बिल्कुल ही टूटा फूटा है, जो उन्हें किसी के भी रहने के लायक नहीं लगता। उसके बाद में जब बैरी टेफ डोरिस का इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं तो डोरिस बहुत ही घबराई हुई होती है और बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। लेकिन जैसे ही इंटरव्यू शुरू होता है तो डोरिस उनको बताती है कि उसके घर में इविल स्पिरिट्स है जो उसकी फैमिली को परेशान कर रहे हैं। डोरिस उनको ये भी बताती है दैट शी वाज आल्सो रेप्ड एंड टॉर्चर्ड बाय इविल स्पिरिट्स, और उसे ये भी लगता है कि उसके घर में 3 इविल स्पिरिट्स है, जिनमें से 2 स्मॉलर एंटिटीज है जो कि डोरिस को पकड़ के रखती है, और जो मेन तीसरी वाली इविल स्पिरिट है वो डोरिस के साथ रेप करती है और उसको टॉर्चर करती है। बैरी और कैरी डोरिस का ये स्टेटमेंट सुनने के बाद दोनों एकदम ही शॉक हो जाते। उन्हें लगता है कि डोरिस ने या तो ड्रग्स लिए है या फिर उसे एक साइकेट्रिस्ट की नीड है। लेकिन 10 दिन बाद फिर से डोरिस बैरी टेफ को कॉल करती है, उनको ये बताती है कि अब घर में हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। वो इविल स्पिरिट उनके फ्रेंड्स एंड नेबर्स को भी हॉन्ट करने लगी है। डोरिस उनको बताती है कि पहले ये एक्टिविटी बहुत ही लोअर लेवल पे हुआ करती थी, अचानक से ये एक्टिविटी वायलेंट होने लगी। घर में रहने का सामान अचानक से अपने आप ही मूव होने लगता है। टेरिफाइंग इविल स्पिरिट डोरिस के साथ उनके बच्चों को भी हॉन्ट करना शुरू कर देती है। कभी कभी बच्चों को लगता है कि जैसे कोई उन्हें जोर से थप्पड़ मार रहा है और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। डोरिस के बड़े बेटे ने तो ये भी क्लेम किया कि एक दिन उसने अपनी मॉम को किसी अनसीन फोर्स से अटैक होते हुए भी देखा, और फिर वो जब अपनी मॉम की हेल्प करने के लिए गया तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो अनसीन फोर्स ने उसे भी बहुत जोर से धक्का दिया। और इस क्लेम को सुनने के बाद में बैरी टेफ इस बार अपने साथ 20 से भी ज्यादा लोगों की टीम को लेके आते, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को देखने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। लेकिन इस बार इन्वेस्टिगेटर्स का एक्सपीरियंस उस घर में पहली बार से बिल्कुल ही ऑपोजिट था। इस बार जब इन्वेस्टिगेटर डोरिस के घर पे आए तो उन्होंने एक अजीब सी नेगेटिविटी फील की। उन्हें घर में एक ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे कि कोई डेड बॉडी डिकम्पोज हो रही है, और वहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और उस घर का बेडरूम विदाउट एयर कंडीशनिंग एकदम ही ठंडा हो गया था, जबकि बाकी के सारे घर बिल्कुल नॉर्मल थे और उन्हें घर में अनयूजुअल वॉइसेस भी सुनाई दे रही थी। इस बार इन्वेस्टिगेटर्स को लगता है कि उस घर
में जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और तभी उनका ये शक यकीन में बदल जाता है जब डोरिस उनको उनकी बॉडी पे, इनर थाइस पे असॉल्ट और टॉर्चर के ब्रूजेस एंड मार्क्स दिखाती है। इतना ही नहीं, डोरिस के घर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बैरी एंड कैरी एक स्पिरिट फोटोग्राफी सेशन करते हैं। सभी इन्वेस्टिगेटर्स कैमरास एंड ईएमएफ मशीन के साथ इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करते हैं और उस रूम में डोरिस, इन्वेस्टिगेटर्स और डोरिस की फ्रेंड कैंडी होती है जो कि एक साइकिक भी थी। मैं आपको बता दूं कि साइकिक ऐसे लोग होते हैं जो अपनी साइकिक पावर का यूज करके अपने आसपास में कोई नेगेटिव एनर्जी या फिर कोई अनसीन फोर्स को सेंस कर सकते हैं और किसी इंसान के माइंड को भी रीड कर सकते हैं। तो सेशन के टाइम पे जब कैंडी सबको बताती थी कि रूम में कोई भी डेमोनिक एंटिटी नहीं है, तब अलग अलग कैमरा से क्लिक हुई फोटोज एकदम ही नॉर्मल आती थी। जब भी कैंडी ये बताती थी कि उस रूम में डेमोनिक एंटिटी है, तब मल्टीपल कैमरा से क्लिक किए हुए फोटोज कंप्लीटली ब्लैंक आते थे, कोई भी चीजें विजिबल नहीं होती थी। एक इंसिडेंस तब हुआ जब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर सभी लोग एक ही साथ उस रूम में थे जहां सभी को रूम में ब्राइट ग्रीनिश येलो लाइट बॉल्स फ्लोट करते हुए क्लियरली दिखाई दे रहे थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, स्पिरिट्स कई बार फ्लोटिंग लाइट बॉल्स की फॉर्म में अपीयर होकर अपनी प्रेजेंस को दिखाते हैं। इस इवेंट को भी रिकॉर्ड करने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स ने एक और फोटोग्राफी सेशन किया जिसमें उन्होंने उस रूम को ब्लैक क्लॉथ से कंप्लीटली कवर कर दिया ताकि बाहर की कोई भी लाइट्स रूम के अंदर ना आ पाए। उसके बाद में कई बार वो लोग फ्लोटिंग लाइट्स की फोटो क्लिक करते हैं बट वो लाइट्स कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाती। उन सभी फोटोज में से एक पिक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट था। उस फोटो में ऐसा था जिसमें एक फ्लोटिंग आर्क ऑफ लाइट क्लियरली कैप्चर हुई थी। ये फोटो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फ्लोटिंग लाइट डोरिस के एकदम ऊपर से फ्लोट कर रही है, क्योंकि इस फोटो में डोरिस के पीछे की वॉल पर वो आर्क ऑफ लाइट वॉल के कॉर्नर पे कहीं पे भी बैंड नहीं हो रही थी, जिसका मतलब ये था कि लाइट प्रोजेक्टेड नहीं बल्कि फ्री स्पेस में फ्लोट कर रही थी। उस टाइम पर इन्वेस्टिगेटर्स ने बहुत सारे फोटो एविडेंस को भी कलेक्ट किए। इसके बाद में जब ये एविडेंस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर थेमला मॉस को सबमिट किए गए तो वो इन एविडेंस से सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए डॉक्टर मॉस उस घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए खुद जाती है। बट उस दिन कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड नहीं होती। तभी डॉक्टर मॉस उस इन्वेस्टिगेशन को वहीं रोक देती है। आफ्टर दिस टेरिफाइंग इवेंट डोरिस बेथर फाइनली कुछ मनी सेव करके किसी को भी बिना बताए वहां से कैरसन मूव कर जाती है। लेकिन बैरी टेफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि न्यू हाउस में मूव होने के बाद भी वो इविल स्पिरिट डोरिस को तंग करती रहती है और उनका पीछा नहीं छोड़ती। फिर से वो घर छोड़कर कोई और सिटी में मूव हो जाती है। कहते हैं कि डोरिस बेथर की पूरी लाइफ उस अनसीन एंटिटी से भागने में और उससे डरने में ही निकल जाती है। फिर ईयर 1999 में डोरिस की मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से डेथ हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये केस उस टाइम का सबसे कंट्रोवर्शियल केस और हॉन्टेड केस था जो एविडेंस होने के बाद भी आज तक अनसोल्व है। That's it for today's वीडियो। अगर वीडियो डरावनी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। नीचे जो व्हाइट कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही भयानक सी स्टोरी के साथ।